हेलो। हेलो। हेलो बच्चा पार्टी। क्या हाल चाल? कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे? बहुत बहुत स्वागत है बेटा आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स मैन के ऊपर। अगर आप अपने आप को एवरेज समझ रहे हो, बिलो एवरेज समझ रहे हो, अगर आपको फिजिक्स समझ में तो आ रही है, अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं खुद से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पा रहे और इस प्रॉब्लम की वजह से फिजिक्स में आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ पा रहा, तो दिस चैनल इज राइट प्लेस फॉर यू। और इस चैनल के ऊपर जितने भी लेक्चर्स मैं सीक्वेंस के अंदर डाल रहा हूं, आप उन सारे के सारे लेक्चर्स का फायदा उठा सकते हो और अपने कॉन्फिडेंस को, अपने नीट और जेई की प्रिपरेशन को एक लेवल, दो लेवल, तीन लेवल, 10 लेवल तक ऊपर लेके जा सकते हो। ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो इसी सिलसिले के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज काइनेमेटिक्स पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 4। तो ये जो लेक्चर नंबर 4 है, इससे पहले हम लोगों ने ये जो काइनेमेटिक्स पार्ट 2 है उसमें ये रियलाइज कर लिया कि जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था, यूज ऑफ कैलकुलस के बारे में पढ़ा था, यूज ऑफ ग्राफ के बारे में पढ़ा था काइनेमेटिक्स पार्ट 1 में, प्राइमरीली उसको हमने 1D मोशन के लिए यूज किया था। बट चैन की सांस ली हमने जब हमें पता चला कि 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन के साथ भी उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स का एज इट इज यूज किया जा सकता है। बस हमें वेक्टर्स का यूज करना होता है हमारे काम को आसान बनाने के लिए। तो कुछ नया नहीं है, हमने इसका इस एक स्पेसिफिक एग्जांपल भी देखा, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को आपने एक डिफरेंट तरीके से पहली बार पढ़ा होगा और एक डिफरेंट अप्रोच आपने पहली बार देखी होगी, जिससे प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा टॉपिक जिसको बताया जाता है कि यार ये तो डिफिकल्ट टॉपिक है, इसमें देखो फलाना फलाना चीज है, वो भी आपको बिल्कुल आसान लगा होगा। तो आज हम लोग ऐसे ही एक और नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये भी कहीं ना कहीं एक्सटेंशन है हमारे काइनेमेटिक्स पार्ट 1 का। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम लेक्चर नंबर 4 के अंदर? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रिलेटिव मोशन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि रिलेटिव मोशन के ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन हो आप खुद से ही सॉल्व कर लोगे। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि रिलेटिव मोशन को यूज कहां पर करना है, मतलब ये जो ट्रिक मैं बताऊंगा इसको यूज कहां पर करना है। और जब आप इस ट्रिक को यूज करोगे तो आप देखोगे कि जो क्वेश्चन बिना इस ट्रिक के बहुत ज्यादा समय ले रहा था, बहुत ज्यादा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, इस ट्रिक को जो मैं आपको बताने वाला हूं आज के लेक्चर के अंदर यूज करने के बाद में दैट विल बिकम सो इजी। इनफैक्ट आप खुद दुआ करोगे कि यार हमारे सामने ऐसे क्वेश्चंस आए जहां पर कम से कम ये वाली ट्रिक यूज हो रही हो। देखना आप लोग, ठीक है। हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन इन 1D के बारे में, रिलेटिव मोशन इन 2D के बारे में, और साथ ही साथ में ढेर सारे एग्जांपल्स होंगे, वो तो आपको पता ही है मेरे हर लेक्चर के अंदर मैं थ्रू एग्जांपल्स कॉन्सेप्ट्स को सिखाने के अंदर विश्वास रखता हूं, राइट। कुछ अपडेट्स भी है उन सारे के सारे बच्चों के लिए जो वेबसाइट के ऊपर पढ़ रहे हैं। तो मैंने वेबसाइट के ऊपर थोड़ा थोड़ा काम और किया, मतलब देखो, एज अ टीचर मैं काम कर रहा हूँ और एज अ वेबसाइट डेवलपर भी मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि खुद की वेबसाइट खुद ही बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा समय लग रहा है, बट बीच बीच में समय लेकर मैं चीज़ों को इम्प्रूव करता रहता हूँ। तो कुछ इंप्रूवमेंट आपको दिखने वाले हैं, मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ, फिर इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है ना। एक तो जो डीपीपीज आपको मिल रही हैं, ठीक है, तो अभी ऐसा हुआ है कि सिर्फ मैंने डीपीपीज अपलोड करी है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि बच्चे, सारे के सारे बच्चे डीपीपी सॉल्व करें और उसके बाद में मैं सॉल्यूशन दूं, ताकि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो कि डीपीपी को करने से पहले मेरा सॉल्यूशन देख ले, क्योंकि उससे फिर बच्चा सीखेगा नहीं। तो अभी तक मैं यही वेट कर रहा था, फिर बाद में पता चला कि यार बच्चे अलग अलग टाइम पर जुड़े हैं मुझसे, तो ऑब्वियसली कुछ बच्चों ने पहले डीपीपी सॉल्व कर ली और कुछ बच्चे हो सकता है उसको बाद में सॉल्व करेंगे। तो मेरे को लगा यार ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो इंतजार कर रहा था कि जब सारे बच्चे डीपीपी सॉल्व कर लेंगे और मैं देख सकता हूँ, है ना, हर एक बच्चा जो वेबसाइट के ऊपर एनरोल्ड है वो क्या कर रहा है, किस लेक्चर को देख रहा है, किस डीपीपी को सॉल्व कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन सही कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन गलत कर रहा है, वो मैं देख सकता हूँ, ठीक है ना, मैं पूरी मॉनिटरिंग करता रहता हूँ। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो थोड़ा सा लोचा हो जाएगा, है ना, ऐसे तो मैं इंतजार ही करता रह जाऊंगा और बच्चों को जिन्होंने डीपीपी सॉल्व कर ली उनको बहुत टाइम बाद में जाके डीपीपी का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो अब मैंने कुछ ऐसी चीज डेवलप करी है जो कि आपको आने वाली डीपीपीज के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और पुरानी डीपीपीज भी जब आप एक बार दोबारा करोगे तो आपको उसके अंदर ये चीज रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि जो भी बच्चा डीपीपी सॉल्व करेगा, ठीक है, जैसे ही आप डीपीपी सॉल्व करोगे आपको, हर देखो ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि डीपीपी और साथ के साथ उसका सोल्यूशन नहीं, जो बच्चा डीपीपी सॉल्व करेगा
ठीक है, जो बच्चा डीपीपी सॉल्व करेगा, जो बच्चा डीपीपी सॉल्व करेगा सिर्फ उसको सॉल्यूशन मिलेगा। इसको बनाने में मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत आई है, बट ठीक है, अच्छी चीज है ये। ठीक है, जो सॉल्व करेगा उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा हमारा डीपीपी सॉल्यूशन। ये एक नई चीज के ऊपर मैंने काम किया है पिछले कुछ दिनों में, और ये आपको नेक्स्ट अपडेट के अंदर मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, ये आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जो अगली डीपीपी आएगी ना, उसके साथ में आप लोग देखोगे कि ये चीज अपडेट हो चुकी होगी। ठीक है ना, और साथ ही साथ में हमारे जो डीपीपी डिस्कशन होते हैं, ठीक है, डीपीपी डिस्कशन जो होते हैं, ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है, जब बच्चे डीपीपी सॉल्व नहीं कर रहे तो फिर वो डीपीपी डिस्कशन के अंदर भी नहीं आते। इससे परेशानी क्या होती है कि जो बच्चे डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं उनको भी बेचारों को सफर करना पड़ता है। क्यों करे भाई, मेरा काम तो उन बच्चों तक पहुंचना है, उन बच्चों तक अपनी टीचिंग को पहुंचाना है जो पढ़ना चाहते हैं दिल से। ठीक है ना, तो अभी तक मैं डीपीपी डिस्कशन के लिए बहुत सोच रहा था कि यार बच्चे तो आते ही नहीं है डीपीपी डिस्कशन के अंदर, है ना। मैं जूम के ऊपर, ठीक है, कहां पर, जूम, यहां पर मैं लाइव रखता हूं ये डीपीपी डिस्कशन, ध्यान रखना। मतलब फायदा देख रहे हो आप इसका, एक तो कम बच्चे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है ना, और जूम पर आप बात कर सकते हो। आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, क्यों नहीं आया, कहां पर अटके, मैं आपसे सवाल जवाब कर सकता हूं। ठीक है ना, अब इससे कई बच्चे तो डर जाते हैं। डरना नहीं है बेटा, जब आप टीचर और डॉक्टर के सामने खड़े हो तो अपनी कमियां बताओ, तभी तो वो आपको इंप्रूव कर पाएंगे। डॉक्टर आपकी हेल्थ इंप्रूव कर पाएगा और टीचर आपका ज्ञान इंप्रूव कर पाएगा। ठीक है ना, तो अब से जो ये जूम के ऊपर मैं लाइव सेशन रखता हूँ ये रेगुलर हो जाएंगे। मतलब मैं कुछ डेज फिक्स कर लूंगा, सप्ताह में 2 दिन मैं फिक्स कर लूंगा। ठीक है ना, तो एवरी वीक, ठीक है ना, एवरी वीक, तो यहां पर अब मैंने फिक्स कर दिया कि 2 सेशंस होंगे ही होंगे एवरी वीक। ठीक है, एवरी वीक। और ये सेशन जो है ना, ये डाउट काउंटर की तरह काम करेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी स्पेसिफिक डीपीपी का सॉल्यूशन बताऊंगा, ऐसा नहीं। एक टाइम होगा फिक्स, उस टाइम पर आप जूम पर मुझसे लाइव कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको वहां पर अवेलेबल मिलूंगा। और जो भी, जिस भी डीपीपी के अंदर आपको डाउट है, आप भले ही कोई सा भी लेक्चर देख रहे हो, क्योंकि क्या होता है, हमारा जो कोर्स है ना वो रिकॉर्डेड कोर्स है। कुछ बच्चों ने शुरू में किया है, कुछ बच्चे आज एनरोल कर रहे हैं, कुछ बच्चे 10 दिन बाद में करेंगे। तो हर बच्चा अलग अलग जगह पर चल रहा है। ठीक है ना, तो हर बच्चे को थोड़ा पर्सनलाइज्ड एजुकेशन मिल जाए, इसकी मैं कोशिश कर रहा हूं। तो ये 2 चीजें मैंने यहां पर कोशिश करी है कि मैं अपडेट कर दूं, और ये आपको नेक्स्ट डीपीपी के साथ में ये जो चेंजेस हैं ये आपको नजर आने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये एक चीज मुझे आपको इन्फॉर्म करनी थी। आई होप आप सारे के सारे बच्चे जो वेबसाइट के ऊपर एनरोल्ड है वो अब इसका और भी ज्यादा फायदा उठा सकते हो। ठीक है ना, एक तीसरी चीज, हालांकि इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो है मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल, तो हर चैप्टर, अभी तक तो आपको चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ डीपीपीज मिल रही है। ऑल्दो जो एग्जांपल्स मैं आपको करवा रहा हूं, जो डीपीपीज मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है, वो मोर देन सफिशिएंट है। मतलब उसके बाहर से नीट और जेईई मेन के अंदर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, गारंटी है मेरी। ठीक है ना, बट फिर भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आप और थोड़ी प्रैक्टिस करो और स्पीड आपकी इंक्रीज हो सके, इसके लिए जरूरी है कि मुझे और क्वेश्चंस आपको देने चाहिए। ठीक है ना, तो अब मैं हर चैप्टर के मॉड्यूल्स तैयार कर रहा हूं। मॉड्यूल्स का मतलब क्या हो गया, आकाश, एलन, ठीक है, जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं उनके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं उनको एक जगह पर कलेक्ट करके आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और उससे फायदा ये होगा कि आपको अब किसी एक कोचिंग के नहीं, लगभग सभी कोचिंग्स के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो एक ही प्लेस पर करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो मैं उनका एक कलेक्शन बना रहा हूँ, और वो कलेक्शन भी मैं वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध करवाने वाला हूँ। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये दोनों चीजें आपको नेक्स्ट डीपीपी के साथ में मिल जाएगी। ठीक है, अब ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल हैं वेबसाइट के ऊपर। तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि सर ये कहाँ मिल रही है, तो ये हमारी वेबसाइट है www.physicsman.in। इस वेबसाइट पर आप जाओ, इस पर आपको मेरा पूरा का पूरा जो मेथड है वो अवेलेबल हो जाएगा, और इसके साथ में आपको मिलेगी गारंटी। मैं यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स डाल रहा हूँ, चाहता हूँ कि बच्चों की हेल्प हो, लेकिन जब तक आप ये सब कुछ फॉलो नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैंने ये पूरी की पूरी चीजें डेवलप करी है ताकि आप मेरे साथ में सिलेक्शन की गारंटी, सिलेक्शन का विश्वास लेते हुए पढ़ सको।
ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सर का ठीक है एहसान है कि वो सर हमारे लिए यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स डाल रहे हैं, ठीक है, वो वाली चीज़ नहीं है। कुछ कर रहे हैं तो सीरियस होके कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ तो सीरियस होके पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ना है तो सीरियस होके पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। थोड़ा समय मैंने ज़्यादा ले लिया, शुरू करते हैं आज का लेक्चर, सॉरी, ठीक है। चलो आ जाओ, तो बात करते हैं रिलेटिव मोशन के बारे में। तो रिलेटिव मोशन इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट। मैंने आपको जब मोशन की शुरुआत करी थी तभी आपको बता दिया था एवरी मोशन इज रिलेटिव, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि अपन कोई नई तरीके की मोशन पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। याद करो, सबसे पहला लेक्चर था, वहीं पर आ गए अपन घूम फिर के। मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव, हमेशा किसी ने किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट याद करो, बताया हुआ है अच्छे से, ठीक है। तो सर जब मोशन हमेशा से ही रिलेटिव थी तो अब हम क्या स्पेशल पढ़ने वाले हैं यहाँ पर? ये कोई पूछता ही नहीं है बच्चा, कोई नहीं पूछता, कोई टीचर बताता भी नहीं है, कोई बच्चा पूछता भी नहीं है कि भाई ये स्पेशल क्या पढ़ा रहे हो, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, एक और कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा कि एब्सोल्यूट रेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एब्सोल्यूट रेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पॉसिबल है। ये भी मैंने आपको बताया था, ये सब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं आजकल, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट रेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, ये इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो सभी ऑब्जर्वर्स के रिस्पेक्ट में, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा तो किसी दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो पक्का मोशन कर रहा होगा। जैसे मैं अभी आपके सामने रेस्ट पर हूं, मैं बिल्कुल भी नहीं हिल रहा डुल रहा, ठीक है ना, लेकिन मेरे सामने सड़क पे से जो गाड़ी जा रही है उस गाड़ी के अंदर अगर कोई ऑब्जर्वर बैठा होगा तो उस ऑब्जर्वर को मैं मूव करते हुए नजर आऊंगा। जैसे जब हम रेलगाड़ी के अंदर बैठे होते हैं तो बाहर जो पेड़ होते हैं वो हमें मूव करते हुए नजर आते हैं। अगर खड़े होके देखते बाहर तो पेड़ हमें स्टेशनरी नजर आते ना। तो जो बाहर खड़ा है पेड़ की छांव के नीचे उसके लिए तो पेड़ स्टेशनरी है, बट जो ट्रेन में बैठा है उसके लिए पेड़ जो है वो मूव कर रहे हैं। तो एब्सोल्यूट रेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये सब तो सर हमने पहले ही पढ़ रखा है, नया क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग यहाँ पर रिलेटिव मोशन के अंदर। तो हम लोग एक ट्रिक पढ़ने वाले हैं, हम लोग एक सिचुएशन के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो। देखो मैं आपको दो केसेस बताता हूं, ठीक है ना। ये है हमारा केस नंबर 1, ठीक है, और ये है हमारा केस नंबर 2। दो अलग अलग केसेस है, मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम कहां पर आएगी और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। केस नंबर 1 में क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी मोशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट है। ये है आपका ऑब्जेक्ट ए और ये इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है वेलोसिटी ऑफ ए के साथ में, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। और यहां पर आपका ऑब्जर्वर है, हम हैं यूं कह लो, यहां पर हम बैठे, यहां पर हम बैठे, तो ये आपका ऑब्जर्वर हो गया, ये आपका ऑब्जर्वर हो गया। और ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, इसको ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोला जाता है। ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर है, इसको ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोला जाता है, ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये कॉमन वर्ड है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये भी बोला जाता है। तो ये हो गया केस नंबर 1 कि जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है वो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। मतलब हम किसी एक ही ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया मोशन ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनना बेटा, ये कोई नहीं बताता, ठीक है, बता रहा हूं मैं, क्लैरिटी दे रहा हूं आपको। तो क्या समझे कि सर अगर सवाल में एक ही चीज मूव कर रही है, कोई एक ही ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, उसी के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, तब तो हमारा बनेगा केस नंबर 1, केस नंबर 1, ठीक है। और अगर सवाल के अंदर मोशन ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो, मोशन ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जैसे जैसे आपका ये जो ऑब्जेक्ट ए है ये भी मूव कर रहे हैं, ठीक है,
ये ऑब्जेक्ट ए जो है ये इधर की तरफ जा रहा है वेलोसिटी ऑफ ए के साथ में, ये ऑब्जेक्ट बी जो है वो इधर की तरफ जा रहा है वेलोसिटी ऑफ बी के साथ में, ये ऑब्जेक्ट सी जो है, ठीक है, ये भी इधर की तरफ जा रहा है वेलोसिटी ऑफ सी के साथ में। ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट है, और तुम यहां पर बैठ के अपना सिर खुजा रहे हो, ठीक है। अब तुम यहां पर बैठ कर क्या कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, ठीक है। अब ये रहे तुम ऑब्जर्वर, ठीक है। कौन सा ऑब्जर्वर, जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, जिसको हमने बोला है ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब तुम प्रॉब्लम महसूस करना, तुम प्रॉब्लम महसूस करना कि ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन में तो ऑब्जर्वर जो है वो सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान लगा रहा है। कौन, इसके ऊपर आराम से लगा सकते भाई, एक चीज के ऊपर फोकस करना आसान होता है ना, ठीक है। और यहां पर ऑब्जर्वर को इसकी मोशन भी दिख रही है, इसकी मोशन भी दिख रही है, इसकी मोशन भी दिख रही है, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, तो ये तो बेचारा परेशान हो जाएगा। ये इस पर नजर रखे, इस पर नजर रखे, इस पर नजर रखे, किस पर नजर रखे आखिर में। तो अगर आप सिंगल ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी कर रहे हो तो दिस विल बिकम योर केस नंबर 1। और आज तक हम यही करते आए जाने अनजाने में। सोच के देखो, आज तक जो भी क्वेश्चन मैंने आपको दिया, मैंने बोला कि एक बॉल को मैं गिरा रहा हूं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कितने जो मोशन कर रहे हैं, एक जिसको तुम गिरा रहे हो, और तुम ऑब्जर्वर उसको देख रहे हो, स्टेशनरी ऑब्जर्वर, यही तो था ना। इसलिए नोटिस करना, आज तक मैंने ऑब्जर्वर को मेंशन ही नहीं किया, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये जो आपका केस नंबर 1 है, इसमें देयर इज नो नीड, क्योंकि ये तो हम करते आए हैं आज तक, ठीक है ना। तो यहां पर नो नीड टू यूज द ट्रिक, ठीक है। जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं उसको मैं द ट्रिक बोल रहा हूं, उसको यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई समस्या ही नहीं है। अरे इतना आसान तो है, हम एक ऑब्जर्वर हैं, एक सामने ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार। तो जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो कोई सॉल्यूशन की भी आवश्यकता है। हाँ, यहां पर प्रॉब्लम है हमें, सर यहां पर हम तो पागल हो जाएंगे, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, तो यहां पर कोई सॉल्यूशन बताओ। तो यहां पर वी विल यूज द ट्रिक। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो ट्रिक है उसको यूज करेंगे। तो अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आपका जागा कि यार ये तो भाई साहब सर ने बता दिया कब ट्रिक को यूज करना और कब नहीं करना। अब थोड़ा इंटरेस्ट जागा कि सर अब हमें बताओ ट्रिक है क्या, ये तो समझ गए, अब हमें बताओ ट्रिक है क्या, ठीक है। तो अब अगला सवाल है कि सर आखिर में ये ट्रिक क्या है, ये ट्रिक क्या है, ठीक है। तो एक बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट के ऊपर ये ट्रिक काम करती है, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी आपका ऑब्जर्वर होता है ना, वो खुद के रिस्पेक्ट में हमेशा रेस्ट पर होता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं ही ऑब्जर्वर हूं, सुभाष, मैं ही ऑब्जर्वर हूं और मैं ही ऑब्जेक्ट हूं। सुभाष ही मोशन कर रहा है और उसको ऑब्जर्व भी कौन कर रहा है, सुभाष ही कर रहा है, ठीक है। चलो शुरू में सुभाष ने क्या लिखा अपनी डायरी में, जो सुभाष ऑब्जर्वर है उसने सुभाष ऑब्जेक्ट के बारे में क्या लिखा कि सुभाष अभी मेरे ऊपर खड़ा है, ठीक है, मतलब मैं मेरे पर ही खड़ा हूं ना, मैं मेरी पोजीशन पे खड़ा हूं। तो मैं क्या लिखता हूं मेरे ही बारे में कि सुभाष मेरी पोजीशन पर है, ये मैंने लिख लिया t = 0 पर। फिर मैं थोड़ा थोड़ा आगे चला गया, आगे चला गया, आगे चला गया, यहां पर आ गया मैं, ठीक है, यहां पर आ गया। फिर मैं अपनी डायरी खोलता हूं कि t = 5 सेकंड के बाद में सुभाष कहां पर है, मैं लिखूंगा यार सुभाष अभी भी मेरे ही ऊपर है, अभी भी जहां पर मैं हूं वहीं पर है सुभाष। तो मेरा कंक्लूजन क्या निकलेगा डायरी से कि मैं कहीं भी चला जाऊं, सुभाष जो है वो हमेशा मेरी ही पोजीशन पर होगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वर भी मैं ही हूं, सुभाष ही है। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो पहले तो कॉन्सेप्ट क्या है वो हमने समझा कि कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, बहुत गहरी चीज अपन यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, मजा आएगा आपको इसके बारे में सोचना कभी। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि
ऑब्जर्वर जो होता है, ऑब्जर्वर जो होता है इज ऑलवेज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ और हिमसेल्फ, ठीक है ना, जो भी है, दोनों चीजें आप लिख सकते हो। अरे भाई साहब, ये आ गया मजा। ऑब्जर्वर इज ऑलवेज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू इट्स, ये कॉन्सेप्ट है, बस हम इसी का फायदा उठाएंगे, हम इसी का फायदा उठाएंगे। मान लो ये हुआ कि ये आपका ऑब्जेक्ट ए है, ये आपका ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर, है ना, वेक्टर मतलब डायरेक्शन भी है, इसलिए मैंने यहां पर वेक्टर दिखा दिया। और मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है, ये भी इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी वेक्टर बी। तो पहली तो कंडीशन देखो कि क्या ये केस नंबर 1 है या केस नंबर 2 है। आप बोलोगे सर ये तो क्लियरली केस नंबर 2 है, क्योंकि एक तो हम हैं, मतलब जो इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, और हमारे पास में 2 ऑब्जेक्ट है जो कि यहां पर मूव कर रहे हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये केस नंबर 2 है। यहां पर हमें ट्रिक की आवश्यकता है। ट्रिक क्या है अभी बताऊंगा, बट कॉन्सेप्ट क्या है उसका कि ऑब्जर्वर इज ऑलवेज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ। तो अगर मान लो आप इनमें से किसी एक को ऑब्जर्वर बनाना चाहते हो, मान लो आप चाहते हो कि यार ये दोनों मूव कर रहे हैं, किसी एक को ऑब्जर्वर बना दे, तो उससे फायदा क्या होगा, सोच के देखो, कॉन्सेप्ट सोच के देखो। उससे फायदा ये होगा कि जिसको तुम ऑब्जर्वर बनाओगे वो खुद के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर आ जाएगा। तो तुम्हारी समस्या सुलझी ना भाई, अभी तुम्हारे रेस्पेक्ट में 2 चीजें मूव कर रही है, फिर क्या होगा, तुम अगर दोनों में से ही किसी को ऑब्जर्वर बना दोगे तो कम से कम एक तो रेस्ट पर आ गया, बाकी बच गया, तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए केस। ये है हमारी ट्रिक कि ऑब्जर्वर जो होता है वो हमेशा खुद के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर होता है। तो अगर मान लो, ठीक है, ये तो हम जो मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं ये किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है, ये तो ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। किसके रेफरेंस में, ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, मतलब जिसको हम देख रहे हैं स्टेशनरी ऑब्जर्वर। लेकिन अगर हम चालाकी से यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसी मोशन को विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर हम ऑब्जर्व करना चाहें कि ए को ये मोशन किस तरीके की नजर आ रही होगी, तो हम क्या करेंगे, हम तो बस इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देंगे कि सर ऑब्जर्वर हमेशा खुद के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर होता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें ए के रेस्पेक्ट में मोशन को ऑब्जर्व करना है, तो हमें समहाउ ए को क्या लाना होगा, रेस्ट पर लाना होगा। हमें ए को रेस्ट पर लाना होगा, यानी कि हमें ए के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर अप्लाई करना होगा। अपोजिट डायरेक्शन में हमें ए के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर अप्लाई करना होगा, और ये वेक्टर पक्का कितना होगा, -VA होगा, -VA। क्यों, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, नलीफाई करना है। तो अब कुल मिला के अगर आप देखोगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट ए है जिसको आपने ऑब्जर्वर बना लिया, वो आ चुका है रेस्ट पर, वो आ चुका है रेस्ट पर, ठीक है। अब मैथ्स के अंदर क्या होता है बेटा, मैथ्स के अंदर अगर कोई इक्वेशन बैलेंस्ड है तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप LHS लेफ्ट हैंड साइड के साथ में कुछ भी करते हो, मान लो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कोई नंबर ऐड कर रहे हो, तो इक्वेशन को बैलेंस बनाए रखने के लिए तुम्हें सेम चीज RHS में भी करनी पड़ती है, किया है ना बचपन में। तो यहां पर भी वही चीज है यार, हमें इस सिचुएशन को बैलेंस बनाए रखना है। तो जो काम हमने ए के साथ में किया है कि हमने ए की अपोजिट वेलोसिटी इस पर अप्लाई कर दी, अगर हमें सिचुएशन को बैलेंस बनाए रखना है तो हमें सेम वेक्टर जो है वो इस पर भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने इसके ऊपर भी सेम वेक्टर अप्लाई कर दिया, ये देखो मैंने इसके ऊपर भी सेम वेक्टर अप्लाई कर दिया। कौन सा वाला वेक्टर, -VA, -VA, सेम वेक्टर मैंने इसके ऊपर भी अप्लाई कर दिया। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ बी की ओवरऑल स्पीड कितनी हुई जो ए को दिख रही है, भाई ए तो रेस्ट पर आ गया, आपका ए तो रेस्ट पर आ गया क्योंकि उसको आपने ऑब्जर्व बना दिया, तो अब ये रेस्ट पर है। अब ये देख रहा है कि बी इसको कितनी स्पीड से चलता हुआ नजर आएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है,
तो ओवरऑल स्पीड जो होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी VB माइनस VA, ये हो जाएगी आपकी ओवरऑल स्पीड। इसको ही क्या बोला जाता है, इसको ही बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। इसको ही क्या बोलते हैं अपन, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A बोलते हैं। सो दिस इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ B, दिस इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। इस तरीके से आप यहां पर इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। और अगर पिछले 25 मिनट को लगाकर जो मैंने आपको सिखाया है उसको आपने ढंग से सीख लिया, आत्मसात कर लिया, महसूस कर लिया, तो अब आपके लिए रिलेटिव मोशन की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगी। भले वो रेन प्रॉब्लम हो, भले वो रिवर प्रॉब्लम हो, भले वो कैसी भी प्रॉब्लम हो। और ये अब मैं प्रूव करूंगा आज के लेक्चर के अंदर, जो रिमेनिंग लेक्चर है, और हमारे अगले स्पेशल लेक्चर के अंदर, जिसमें मैं आपको इतनी बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स जिनको आप अगर इस ट्रिक को अप्लाई करके सॉल्व करोगे तो बहुत आसान बना सकते हो, इसके आपको ढेर सारे एग्जांपल्स में दूंगा। इतनी प्यारी प्यारी प्रॉब्लम्स इसके ऊपर बेस्ड होती है, इस ट्रिक के ऊपर बेस्ड होती है। तो ये जो ट्रिक है इसको एक बार अच्छे से समझ लो कि सर ने कहना क्या चाहा है। पहले ये ट्रिक लगानी कब है, सर ने बताया, देखो सर की हमेशा अप्रोच यही रहती है कि कोई भी हथियार आपको कब यूज करना है ये बहुत जरूरी होता है जानना, कोई भी हथियार कब यूज करना है, ठीक है। तो अब ये जो पूरा तिकड़म हमने यहां पर डेवलप किया है, ये जो ट्रिक हमने डेवलप करी है, ये कब यूज करनी है ये पहले जान लो, जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हो सवाल के अंदर, तब हमें यूज करनी है, अदरवाइज तो हमारा काम चल ही रहा था अभी तक, ठीक है। तो अपन देखो कुछ एग्जांपल्स देते हैं, कुछ कॉमन एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ और इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आ जाओ, ठीक है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक कार है, ठीक है। तो ये जो कार है इसके अंदर ड्राइवर सो रहा है ना, मस्त आराम से खर्राटे लेते हुए सो रहा है। तो ये हो गई हमारी कार, ठीक। ड्राइवर ने गले में सोने की चैन पहन रखी है, गर्मी वर्मी लग रही है तो कांच के शीशे मतलब कार के शीशे खोल रखे हैं, ठीक है ना, और मस्त नींद आ रही है इसको। अचानक से एक चोर आता है, थीफ आता है मोटरसाइकिल के ऊपर और झपट्टा मारकर इसकी जो गले में चेन है उसको तोड़ के भाग जाता है, ठीक है। अब ये भाई साहब जी इतनी गहरी नींद के अंदर सोए हुए हैं कि इनको अभी भी नहीं पता चला, अभी भी नहीं पता चला कि कोई झपट्टा मार के मेरी चेन तोड़ के भाग चुका है। कब पता चलता है कि जब आपका थीफ जो है, ध्यान रखो, जब आपका थीफ जो है, तो थीफ को मैं लिख रहा हूं यहां पर टी, जब आपका थीफ, ये तो हो गई कार, ठीक है, ये तो हो गई कार, कार के अंदर सो रहा था इसका मालिक, और ये हो गया हमारा थीफ, ठीक है। तो ये जब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर जा चुका होता है, कितने, जब ये 1000 मीटर की डिस्टेंस पर जा चुका होता है, 1000 मीटर की डिस्टेंस पर जा चुका होता है, तब जाके हमारे इस ड्राइवर भाई साहब को पता चलता है कि भाई मेरी चेन तो गायब हो चुकी है, ठीक है। और ये चोर जो है ये भी डर के मारे, ये कितनी स्पीड से चल रहा है, ये चल रहा है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। अब ये जब 1 किलोमीटर आ गया तो इसको लगा यार अब तो कौन ही आएगा पीछे, और जैसे इसको पता चला कि यार कोई मेरी चेन तोड़ के भाग चुका है, कितनी आगे भाग गया इसको नहीं पता, ठीक है। इसको बस हल्का हल्का सा है कि हाँ कोई बहुत तेज भाग रहा होगा, मेरी चेन ऐसे हाथ में लेके उसको मुझे जाके पकड़ना है। तो ये भाई साहब स्टार्ट करता है अपनी कार को, और ये चलता है कितनी स्पीड से, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। तो आपसे सवाल पूछा गया है कि बताओ कितनी देर बाद में, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताओ कितनी देर बाद में, आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने समय के बाद में, ठीक है ना, सी विल कैच टी, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। एक तो ये सवाल आपसे पूछा गया कितने समय बाद में आपका जो कार चालक है वो इस थीफ को, इस चोर को पकड़ लेगा, ओवरटेक कर लेगा। अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं, मैं थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बना के सुना रहा हूं आपको स्टोरी फॉर्मेट में, ठीक है ना।
और दूसरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, जो कार का इनिशियल पॉइंट था ना, वहां से कितनी डिस्टेंस पर जाकर ये इसको पकड़ देगा। ये दो चीजें आप लोगों से पूछी गई। अब पहले तो ये सोचो कि यार ये सवाल अगर आप ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करोगे, मतलब आप देख रहे हो कि हाँ चोर भी जा रहा है, कार भी जा रही है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि दोनों भाग रहे हैं। ठीक है, जितने टाइम में कार इस चोर को पकड़ लेगी उतने टाइम में ये भी कहीं और जा चुका होगा और ये भी कहीं और जा चुका होगा। है ना समझ में? तो ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में थोड़ा सा इस मोशन को एनालाइज करना कॉम्प्लिकेटेड सा फील हुआ कि यार हमें दो दो की मोशन को ट्रैक करना पड़ेगा। इसलिए जब भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं हम लोग रिलेटिव मोशन के ट्रिक को अप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन को, ये सिचुएशन जो अभी मैंने बनाई है, ये तो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ये ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है ना। हमेशा क्वेश्चन में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दी जाती है वो बाय डिफॉल्ट ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है। मैं क्या करूंगा, मेरे को सर की बात याद आएगी कि जब भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मूव करें रिलेटिव मोशन के ट्रिक को यूज करो। आप ऑब्जेक्ट्स में से किसी एक ऑब्जेक्ट को क्या बना दो, ऑब्जर्वर बना दो। ठीक है, तो आप जिसको चाहो उसको ऑब्जर्वर बना दो। हमें चोर को पकड़ना है ना, तो इसको अपन ऑब्जर्वर बना देते हैं, इसको अपन स्टेशनरी कर देते हैं। बेसिकली ऑब्जर्वर बनाने का मतलब है स्टेशनरी करना। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसको स्टेशनरी करने के लिए मैं इतनी ही वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में 18 है, तो मैं 18 ही वेलोसिटी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर दूंगा। 18 ही वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अप्लाई कर दूंगा। अब आप बोलोगे सर आपने नेगेटिव तो लिखा ही नहीं। बेटा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं यहां पर वेक्टर फॉर्मेट में नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं कि 18 इधर है तो 18, और जो डायरेक्शन है वो दिखा रहा हूं कि देखो इसके अपोजिट है। तो मुझे ऐसे अलग से माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि हाँ मैं अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा हूं। और सेम चीज ये का ये वेक्टर उठा के मैं कहां पर लगा दूंगा, यहां पर लगा दूंगा। तो यहां पर भी मैंने 18 किलोमीटर पर आवर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगा दिया, है ना। नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें दिख रहा है कि 36 इधर और 18 अपोजिट है, तो वो अपने आप अपन कर लेंगे हैंडल। ठीक है, वो तो वेक्टर फॉर्मेट में अगर कोई करने को कहे तो हमें नेगेटिव साइन लगाना है। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो अब हमारी जो सिचुएशन है वो ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाएगी। कैसे, कुछ इस तरीके से हो जाएगी हमारी सिचुएशन कि अब कार जो है, ठीक है, उसकी ओवरऑल स्पीड कितनी हो जाएगी, 36 इधर 18 पीछे की तरफ। तो ओवरऑल स्पीड कितनी रह जाएगी इसकी, ओवरऑल स्पीड रह जाएगी इसकी 18 किलोमीटर पर आवर रह जाएगी। ये तो इसकी ओवरऑल स्पीड रह जाएगी। ठीक है सर, और जो थीफ है, ठीक है, जो थीफ है इसको तो आपने खुद ने ऑब्जर्वर बनाया है, तो ये आ जाएगा रेस्ट पर। और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है इस मोमेंट के ऊपर, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1000 मीटर। तो अब सोचो ये प्रॉब्लम कितनी आसान हो गई कि अब ये यहां पर रुका हुआ है और कार को बस इसको जाके पकड़ना है। कितनी डिस्टेंस चलनी है पकड़ने के लिए, 1000। कितनी स्पीड से, 18 किलोमीटर पर आवर। कितना आसान है यार। तो अब तो बहुत ज्यादा आसान हो गया। डायरेक्ट आप क्या करोगे, यहां तो कोई एक्सेलरेशन वगैरह भी नहीं है, डायरेक्ट आप करोगे कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है आपकी, डिस्टेंस है 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर हो गई। और स्पीड जो है ना वो आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, उसको कन्वर्ट कर लेना मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो जो स्पीड आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको, 18 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, आई होप आपको याद होगा, आप 5 डिवाइडेड बाय 18 से मल्टीप्लाई कर देते हो, है ना। ध्यान रखना भाई, किलोमीटर का मतलब क्या होता है 1000 मीटर, और आर का मतलब कितना होता है 3600 सेकंड। तो जो रेशियो निकल के आता है ना वो 5/18, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। 18 से 18 चला गया तो सीधा सीधा आ गया 5 मीटर पर सेकंड। तो ये हमने इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, है ना। तो थोड़ा ये चीज़ ध्यान रखना ना कि हमें यूनिट्स का ध्यान रखना है। तो डिस्टेंस तो हो गई 1000 मीटर और स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 से 1000 चला गया तो 200 सेकेंड्स, इतना टाइम लग जाएगा। 200 सेकेंड, 200 सेकेंड का टाइम लगाने के बाद में फाइनली कार जो है वो थीफ तक पहुंच जाएगी। तो कितना आसान हो गया ना, जहां पर पहले दो दो चीजों को ट्रैक करना था
अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस कार को यहां तक पहुंचाना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रेस्ट पर है। कितना आसान हो गया, ठीक है। अच्छा, टाइम के बारे में क्या बोलते हैं अपन, कि टाइम जो है, अभी अपन लाइट की स्पीड और रिलेटिविटी के बारे में नहीं पढ़ रहे, थैंक गॉड। तो टाइम इज यूनिफॉर्म, है ना। आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखो, टाइम जो है वो सेम रफ्तार से चल रहा है। तो टाइम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वापस से, आप पहले ग्राउंड फ्रेम में थे, आप विथ रिस्पेक्ट टू सी चले गए। ये मोशन को आपने कैसे ऑब्जर्व किया, आपने विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑब्जर्व किया है, टी के रेस्पेक्ट में आपने इस मोशन को ऑब्जर्व किया। और टाइम क्योंकि कॉमन है, ठीक है, तो अभी वापस से आप क्या कर सकते हो, ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ सकते हो। तो इतने समय में कार जो है वो चोर को पकड़ देती, तो इतने समय तक कार चल रही है, इतने समय तक चल रही है कार, ठीक है ना। तो इसका मतलब कितने डिस्टेंस चल जाएगी, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ डिस्टेंस इन ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है भाई, जो हमारा इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस था उसमें तो डिस्टेंस 1000 मीटर थी, उसको हमने यूज किया है, उसके बारे में नहीं पूछा। वो तुमसे वापस से तुम्हारे रेस्पेक्ट में पूछा कि बताओ तुम देख रहे हो तो तुम्हें कितने डिस्टेंस पर जाते हुए नजर आएगी कार अपने इनिशियल पॉइंट से, है ना। इसके रेस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे, तुम तुम्हारे रेस्पेक्ट। तो वापस से ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाओ। तो वापस से ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाओगे तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे अपन, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और अब की बार क्योंकि अपन ग्राउंड फ्रेम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो टाइम तो है हमारा 200 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। और स्पीड जो है हमारी वो कितनी है, तो ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्पीड कितनी है हमारी, 36 किलोमीटर पर आवर है, 36 किलोमीटर पर आवर। और अभी अभी मैंने बताया था इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग मल्टीप्लीकेशन बाय 5/18। तो यहाँ पे 18 से 36 चला गया 2 बार, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। इतनी है आपकी स्पीड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। तो ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। तो बाय डिफॉल्ट जब भी पूछा जाता है ना, हमेशा ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिस्टेंस निकालनी है, तो स्पीड भी कौन सी लोगे तुम, ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस की लोगे। तो आपने 200 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 2000 मीटर, मतलब 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस इसको लग जाएगी इस चोर को पकड़ते पकड़ते, ठीक है। तो ऐसे सवाल जवाब, ऑल्दो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, मैंने बहुत एलॉबरेटिव तरीके से आपको ये सिखाया है, बट जो जो चीज मैं यहाँ पर सिखाना चाह रहा हूँ, महसूस करवाना चाह रहा हूँ, उसको आपको बस एक बार पकड़ना है, एक बार महसूस करना है, देन यू विल ऑटोमेटिकली सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, अपने आप कर लोगे आप, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। एक और क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, आई होप आपने कभी इस क्वेश्चन को देखा भी होगा, सुना भी होगा इसके बारे में। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। होता क्या है कि एक बर्ड है, बर्ड, ठीक है, ये रहा बर्ड। देखो मैं डायग्राम वगैरह नहीं बनाता, उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो ये आपका बर्ड है, ठीक है, और ये किस पर बैठा है, ये एक पोल के ऊपर बैठा है, ठीक है, एक पोल के ऊपर बैठा है ये, ठीक है, एक पोल के ऊपर ये पक्षी बैठा है, ठीक है। और इधर से आ रही है आपकी ट्रेन, हाँ ट्रेन में बना सकता हूं, ठीक है, ज्यादा फैंसी ट्रेन नहीं बनाएंगे अपन, ऐसी एक ट्रेन है। ये ट्रेन जो है वो पोल की तरफ आ रही है, ठीक है। कितनी स्पीड से आ रही है, तो लेट से कोई भी एग्जांपल के तौर पर आप स्पीड ले लो, कि मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड की से पोल की तरफ आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये यहां से कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, ये यहां से मान लो मान लो मान लो मान लो ये यहां से हाँ, मैं 3-4 क्वेश्चन बनाता हूँ इसके अंदर ना, तो थोड़ा पूरा रिवाइज हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन बना देता हूँ इसको मैं। तो ये यहाँ से लेट्स से ये यहाँ से 200 मीटर की डिस्टेंस पर है, फिलहाल के लिए 200 मीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक। पोल से कितने मीटर की डिस्टेंस पर है, 200 मीटर की डिस्टेंस पर है।
और बर्ड जो है वो खुद कितनी स्पीड से उड़ रहा है, बड़ा मस्त आराम आराम से उड़ रहा है। बर्ड जो है वो खुद 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उड़ रहा है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आपको दे रखी है। ठीक है, और सवाल में क्या कहा गया है, सवाल में ये कहा गया है कि सडनली ब्रेक्स आर अप्लाइड। क्या करता है ट्रेन का चालक जो है वो क्या करता है, ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स लगाता है। ठीक है ना, और कैसे लगाता है, सच दैट ट्रेन जो है वो स्टॉप्स एट पोल। जैसे ही ट्रेन आपकी पोल पर पहुंचती है, ट्रेन वहां तक जाते 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 क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ये भी आपको सवाल में कहा गया। ठीक है, अब देखो सवाल को और आगे कैसे बढ़ाएं। सवाल में आपको बढ़ाया, पूछा गया है कि बताओ जो ट्रेन में रिटार्डेशन जनरेट हुआ, बताओ जो ट्रेन में रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ वो कितना है। दूसरी चीज कि बताओ ट्रेन को रुकने में जो टाइम लगेगा, टाइम टू स्टॉप, ठीक है, ये कितना है। तीसरी चीज, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि इस पूरी प्रक्रिया में ट्रेन चल रही है, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाते 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 ट्रेन पोल तक जाके रुक गई। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस के अंदर आपका जो बर्ड है वो बड़े अजीब से तरीके से उड़ रहा है। ठीक है ना, तो बर्ड जो है वो क्या करता है, ठीक है, बर्ड फ्लाई टू एंड फ्रो बिटवीन पोल एंड ट्रेन विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। तो पक्षी क्या करता है, यहां से उड़ता है यहां पर जाके बैठता है, यहां से उड़ता है वापस से पोल पे जाके बैठता है, यहां से उड़ता है वापस से यहां पर जाके बैठता है, यहां से उड़ता है वापस से यहां पर जाके बैठता है। बड़ा असंतुष्ट पक्षी है। इसको हमेशा लगता है कि पोल पे बैठा है तो लगता है ट्रेन की छत पे ज्यादा मजा आएगा, वैसे ट्रेन पे जाके बैठता है लगता है यार पोल पे ज्यादा मजा आ रहा था, फिर पोल पे गया फिर लगता है ट्रेन पे। बड़ा असंतुष्ट काइंड ऑफ पक्षी है। ठीक है ना, तो वो क्या करता है, टू एंड फ्रो, पहले ट्रेन की तरफ जा रहा है फिर वापस से पोल पे टू। ठीक है, मैं अपनी लैंग्वेज में तुम्हें क्वेश्चन इंटरप्रेट करके बता रहा हूँ। तो बर्ड जो है वो फ्लाई करता है टू एंड फ्रो बिटवीन पोल एंड ट्रेन विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस covered by bird in this टाइम या बिफोर ट्रेन स्टॉप्स। जो भी लैंग्वेज आप यूज करना चाहो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो ये सारे के सारे सवाल आप लोगों से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अब क्या होता है कि बच्चे काइनेमेटिक्स शुरू करते हैं, सिंपल सिंपल सी प्रॉब्लम आती है, बच्चों को लगता है कि ठीक है यार बढ़िया है, लेकिन जब इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती है ना जहां पर बच्चों को थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि यार ये पक्षी भी उड़ रहा है, ट्रेन भी चल रही है, ब्रेक भी लग रहे हैं, रिटार्डेशन भी हो रहा है, इतने सारे कॉन्सेप्ट जब एक ही क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं तब जाके बच्चे घबरा जाते हैं। और यही स्किल आपको मेरे साथ में डेवलप करनी है। और ये कब डेवलप कर पाओगे, जब आपको मैं टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा, एक सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा। जैसे अभी आपको ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं लग रही होगी क्योंकि आप इस क्वेश्चन को एक्चुअल में ब्रेक कर सकते हो उन प्रॉब्लम्स में जो प्रॉब्लम्स आपको आती है। जैसे आप इस क्वेश्चन में ये देख सकते हो कि इसमें जो ब्रेक लगाने वाली प्रॉब्लम है वो छुपी हुई है, और वो हम ऑलरेडी जानते हैं। हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब भी किसी कारवार के ऊपर ब्रेक लगाया जाता है तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है, सर ने बताया था, डायरेक्ट फॉर्मूले की तरीके से यूज करना सिखाया था, वो किसके बराबर होती है, वो होती है, अगर आपको याद हो तो इनिशियल स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ रिटार्डेशन। कोई इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं करनी, कुछ नहीं करनी भाई, फिर मेरे से पढ़ने का फायदा क्या जब आप चीजों को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। तो क्या हमें यहां पर स्टॉपिंग डिस्टेंस दे रखी है, सर बिल्कुल दे रखी है। यहां पर ब्रेक लगा रहे 200 मीटर पर खंबा है, हमें 200 मीटर के अंदर रोकना है, तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी, वो है 200 मीटर। क्या हमें इनिशियल स्पीड दे रखी है, सर बिल्कुल दे रखी है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ए। 100 से 200 चला गया 2 बार,
तो ए की वैल्यू तो आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो आया समझ में? सर ये तो हम सोच ही नहीं पाते यार, ये तो बहुत बढ़िया चीज बताई आपने। अच्छा, पुराने चैप्टर के कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ये तो हमें बताया ही नहीं था आपने। याद रखना है बेटा, पूरी फिजिक्स ऐसे ही कनेक्ट होती चली जाएगी अब। यही तो मजा है फिजिक्स का। ठीक है, तो ये तो चलो बहुत बढ़िया है। तो हमारा रिटार्डेशन तो हमने निकाल लिया, रिटार्डेशन नेगेटिव कर देना, ठीक है ना, रिटार्डेशन है तो -4 कर देना, बाकी हमने इसकी मैग्नीट्यूड निकाली। अब आते हैं टाइम टू स्टॉप। तो क्या सर ने डायरेक्ट हमें स्टॉपिंग टाइम के बारे में बताया था? बिल्कुल बताया था, स्टॉपिंग टाइम। ठीक। अच्छा, आप ये बोलोगे कि सर यहां पर तो दो दो चीजें मूव कर रही हैं, ट्रेन भी मूव कर रही है और पक्षी भी मूव कर रहे हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं। तो इसमें तो आपने बताया था कि जो आपकी ट्रिक है उसका यूज करना है, तो आप तो कर ही नहीं रहे, आप तो अभी भी पुराने चैप्टर की चीजों को यूज कर रहे हो, ये तो बेईमानी है। तो बेटा आप नोटिस करो कि अभी मैं सिर्फ ट्रेन के बारे में बात कर रहा हूं, और फर्क ही नहीं पड़ता कि पक्षी है या नहीं है। भाई अभी तो प्रॉब्लम क्या है कि ट्रेन है, खंबे से 200 मीटर की डिस्टेंस पर है, हमें ब्रेक लगाने और उसको रोकना है। पक्षी है या नहीं उससे कोई लेना देना ही नहीं है ना। तो जब तक पक्षी सिनेरियो में नहीं है तब तक तो सिंगल ऑब्जेक्ट है, तब तक तो अपन वही वाले कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो अपन पहले यूज करते हैं। इसलिए ध्यान रखो, ऐसे सवाल उठाने चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। तो स्टॉपिंग टाइम जो होता है उसका भी फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है, जो भी आपकी इनिशियल स्पीड है उसको रिटार्डेशन से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय रिटार्डेशन। इनिशियल स्पीड कितनी है? इनिशियल स्पीड है आपकी 10 मीटर पर सेकंड और रिटार्डेशन कितना है? 4। तो ये आ जाएगा अल्टीमेटली 2.5 सेकेंड्स। कितना? 2.5 सेकेंड्स, 2.5 सेकेंड। 2.5 सेकेंड के अंदर आपकी ट्रेन जो है वो रुक जाएगी, है ना। 10 को 4 से डिवाइड कर लोगे, आ जाए। अब बच्चों को लगेगा चलो सर अब तो फाइनली आप किसका यूज करोगे, रिलेटिव मोशन वाली ट्रिक का यूज करोगे। तो बेटा ये सवाल मैंने आपको जानबूझ के दिया है ताकि आप ये जान सको कि बहुत सटल, बहुत सूक्ष्म तरीके से आपको देखना है कि आपको जो कंडीशन मैंने बताई है वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। देखो जब हम इन दोनों चीजों के बारे में बात कर रहे थे तो अपन सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे थे? ट्रेन के बारे में। पक्षी का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमने रिलेटिव मोशन के ट्रिक को यूज नहीं किया, हमें कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है। और जब हम इस प्रॉब्लम की बात करेंगे तब हम सिर्फ पक्षी के बारे में बात करेंगे। भाई हमें पता पड़ गया कि कितनी देर तक उड़ाना है पक्षी को, तो टाइम जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता फिलहाल के लिए। वी आर नॉट लर्निंग रिलेटिविटी, अभी छोड़ो उसको। फिलहाल जो प्रॉब्लम्स हम लोग कर रहे हैं उसमें टाइम जो है वो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाओ सेम रहता है। तो टाइम हमारे पास में आ गया, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई लेना देना है नहीं। हम सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं? पक्षी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि थ्रू आउट दिस टाइम एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में उड़ रहे हैं। हाँ ठीक है, उसकी डायरेक्शन बदल रही है, वो आगे पीछे जा रहा है, बट स्पीड तो सेम है। डिस्टेंस में तो स्पीड ही काम में आती ना, इसलिए हमें रिलेटिव मोशन की ट्रिक यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ऑल्दो दिस क्वेश्चन सीम्स लाइक it is based on the concept or the trick of relative motion, but this is not. Why? ये आपको समझना है, कितना गहराई से आपको ऑब्जर्व करना है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें डिस्टेंस ऑफ बर्ड फाइंड आउट करना है, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने की जरूरत नहीं, कोई रिलेटिव मोशन में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप डिस्टेंस ऑफ बर्ड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? कितनी देर तक उड़ाना है पक्षी को? सर 2.5 सेकेंड तक उड़ाना है। और कितनी स्पीड से उड़ाना है? सर 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उड़ाना है। तो टाइम मल्टीप्लाइड बाय स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो अल्टीमेटली आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 2.5 इंटू 2 करोगे तो 5 मीटर, 5 मीटर की आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। 5 मीटर मैंने हिंदी में लिख दिया, 5 मीटर, 5 मीटर की डिस्टेंस ही आपका ये पक्षी उड़ पाएगा। आया सबको समझ में? आ रहा है सबको समझ में? ठीक है। क्योंकि अब आप बोलोगे सर ये तो यहां से जब यहां तक उड़ेगा नहीं 200 मीटर चला जाएगा। नहीं बेटा, ट्रेन भी तो चल रही है ना आगे। अल्टीमेटली हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं, अल्टीमेटली इतने टाइम में, जितने टाइम में ट्रेन जाके खंबे तक जाकर स्टॉप हो रही है उतने टाइम में हमें तो पक्षी को यूनिफॉर्म स्पीड से उड़ाना है, 5 मीटर की डिस्टेंस वो कवर कर लेगा।
हमें नहीं पता आगे कितना गया पीछे कितना है, हमें नहीं पता, हमें तो ओवरऑल डिस्टेंस पता है उसकी कि वो 5 मीटर इतना चल लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो धोखेबाज क्वेश्चन है। एक तो ये डराते हैं क्वेश्चन, ठीक है, और दूसरा ये आपको गलत कॉन्सेप्ट यूज करने पे मजबूर करते हैं। आपको दोनों ही चीजें नहीं करनी, आपको दोनों ही चीजें नहीं करनी, ठीक है ना। मैं एक और क्वेश्चन बताता हूं, आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है ये क्वेश्चन, एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। मैं बताता हूं, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। एग्जैक्ट डेटा मैं वही यूज करूंगा जो आपकी बुक के अंदर गिवन है। एक सेकंड। हम्म 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 ठीक है, चलो एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं। ये अपन बाद में करेंगे, एक पेज में और ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, है ना। मजा आ रहा है, मतलब क्वेश्चन, आई होप आपको भी डिस्कशन के अंदर मजा आ रहा होगा। तो अभी थोड़ा सा मजे को अपन एक्सटेंड करते हैं, फिर स्पेशल लेक्चर तो मैं ऑलरेडी अनाउंस कर ही चुका हूँ, तो आपको उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं, बाकी तो खैर आप करोगे फिर मेरे साथ में डीपीपीस वगैरह के अंदर क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में थोड़ा बोरिंग लैंग्वेज में है क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो 2 लेन रोड है, चलो ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अपन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो यहां पर है आपके सलमान भाई, यहां पर है आपके सलमान भाई, ठीक है, ठीक है। और यहां पर है, यहां पर है आपके अभिषेक बच्चन महाराज, ठीक है। तो यहां पर सलमान है और यहां पर अभिषेक बच्चन है, ठीक है। और बिल्कुल बीचों बीच अगर आप देखोगे तो आपको कौन नजर आ रही है, यहां पर बिल्कुल बीचों बीच आपको नजर आ रही है ऐश्वर्या राय, बिल्कुल बीचों बीच ऐश्वर्या राय आपको नजर आ रही है। मतलब अगर आप करंट सिचुएशन देखोगे तो दोनों के डिस्टेंस सेम है, ठीक है। ये भी यहां से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है। और ये भी यहां से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो अप टू दिस पॉइंट सिचुएशन इज फेयर, दोनों जीत सकते हैं ऐश्वर्या को, ठीक है सर। अच्छा, दोनों की स्पीड जो है ना वो भी सेम है, ठीक है, दोनों की स्पीड जो है वो भी सेम है। कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी इधर की तरफ जा रहा है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये भी ऐश्वर्या की तरफ जा रहा है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अभी तक भी सिचुएशन फेयर है, अभी तक भी सिचुएशन फेयर है, ठीक है। लेकिन आपको पता ही है कि सच्चे आशिक की जिंदगी, सच्चे आशिक की जो मंजिल है वो इतनी आसान थोड़ी ना होती है, उसको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो यहां पर सिचुएशन में एक ट्विस्ट आ गया कि जो ऐश्वर्या है वो खुद सलमान की तरफ भाग रही है, ऐश्वर्या जो है वो खुद सलमान की तरफ भाग रही है। कितनी स्पीड से भाग रही है? 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है। अब सिचुएशन फेयर नहीं रही, अब सिचुएशन फेयर नहीं रही। ऐश्वर्या किसको फेवर कर रही है? सलमान को। लेकिन हमें तो उसको जिताने में मजा आता है ना जो हार रहा होता है, हमें तो सिकंदर बनाने में मजा आता है। तो क्वेश्चन में आपसे यही कहा गया है कि अगर अभिषेक ने कुछ नहीं किया तब तो वो बेचारा हार जाएगा, क्योंकि सिचुएशन फेयर नहीं है। ऑल दो दोनों की डिस्टेंस सेम है, ऑल दो दोनों की स्पीड सेम है, बट ऐश्वर्या ने सिचुएशन को बिगाड़ दिया। ऐश्वर्या किसको फेवर कर रही है? सलमान को, खुद सलमान की तरफ भाग रही है। तो अभिषेक को ये तो पता पड़ गया कि भाई साहब अगर अपने कुछ नहीं किया तो अपन हार जाएंगे। तो आपसे यही पूछा गया है, आपसे यही पूछा गया है कि व्हाट एक्सेलरेशन ए,
ठीक है, व्हाट एक्सेलरेशन इज नीडेड, व्हाट एक्सेलरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ए टू रीच ऐश्वर्या फर्स्ट। अगर आप चाहते हो कि नहीं इस सिचुएशन में भी हमारे अभिषेक भाई साहब को ऐश्वर्या मिले, तो आपको ये बताना है कि अभिषेक भाई साहब को कितना एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज आप पढ़ोगे, इवन दो मैंने क्वेश्चन आपको समझाया, स्टिल क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि यहां पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रही है, कितने सारे ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं। तो आप मतलब ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में से कोई ऑब्जर्व करेगा तो उसका सिर खराब हो जाएगा। किसको पकड़े? हम सलमान को देखें, ऐश्वर्या को देखें, अभिषेक को देखें, ऑल तो देखेंगे तो ऐश्वर्या को ही हमेशा, बट फिर भी ठीक है, किसको देखें, राइट? तो मैंने ऐसी सिचुएशन में क्या बताया था आपको? मैंने बताया था कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है बेटा, ऐसी सिचुएशन में आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कन्वर्ट कर लेना है। किसी एक को तो रेस्ट पर ले आओ यार, थोड़ा तो काम आपका आसान होगा। तो अपन यही करते हैं, अपन क्या करते हैं, ये जो सिचुएशन दे रखी है ये तो आपको दे रखी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बाय डिफॉल्ट जो भी आपको चीजें दी जाती है वो हमेशा किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दी जाती है? अनटिल अनलेस इट इज नॉट स्पेसिफाइड, ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और तुम क्या कर रहे हो, तुम अब विथ रिस्पेक्ट टू तुम ऐश्वर्या राय के रिस्पेक्ट में इस सिचुएशन को देखना चाह रहे हो, क्योंकि तुम्हें उसी को पकड़ना है। तो उसको अपन क्या करते हैं, एक बार रेस्ट पे ले आते हैं ताकि थोड़ी चीजें आसान हो जाए। तो मैंने क्या बताया था, अगर तुम्हें इसको ऑब्जर्वर बनाना है तो ऑब्जर्वर की खुद की स्पीड कितनी हो जानी चाहिए? 0। तो 36 इधर है तो तुम्हें 36 अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तुमने कर दिया, इसका मतलब ऐश्वर्या जो है वो तो आपकी रेस्ट पर आ चुकी है। बहुत बढ़िया सर, ऐश्वर्या तो आ गई हमारी रेस्ट पर। फिर सिचुएशन को बैलेंस बनाए रखने के लिए हर ऑब्जेक्ट के साथ में तुम्हें यही काम करना है। ये का ये वेक्टर उठा के तुम्हें इसके ऊपर लगाना है, तो तुमने इसके ऊपर भी ये वेक्टर लगा दिया 36, और ये का यही वेक्टर उठा के तुम्हें इसके ऊपर लगाना है, तो यहां पर भी तुमने ये का ही वेक्टर 36 लगा दिया। तो हुआ क्या, अगर सलमान को देखोगे तो दोनों ऐड हो गए, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो सलमान जो है उसकी स्पीड तो कितनी हो गई यहां पर? तो सलमान की स्पीड तो हो गई 54, 60, 90 हो गई। कितनी हो गई? ओवरऑल 90 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर? 1 किलोमीटर की डिस्टेंस। ठीक, और अगर अभिषेक को देखोगे तो 54 इधर है, 36 इधर है, दोनों अपोजिट है। तो कुल मिला के अभिषेक की जो स्पीड होगी वो कितनी रह जाएगी? वो सिर्फ और सिर्फ 54 में से 36 गए तो सिर्फ और सिर्फ 18 किलोमीटर पर आवर रह जाएगी। और डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है? 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस। अब देखो सिचुएशन थोड़ी आसान हुई क्या? सर बिल्कुल आसान हो गई। अब ये तो रुकी हुई है यहाँ पर, ठीक है, ये यहां तक आ रहा है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ऑब्वियसली स्पीड ज्यादा है तो जीतेगा ही। ठीक है, और ये इधर जा रहा है 18 किलोमीटर, तो ऑब्वियसली ये हार जाएगा। अगर इसको हारने से बचाना है तो सर इसकी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। स्पीड को बढ़ाना है इसका मतलब हमें इसको एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। कितना एक्सेलरेशन देना पड़ेगा वो हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले इसके यहां तक पहुंचने का टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप टाइम ऑफ सलमान निकालो कि सलमान खान को कितना टाइम लगेगा, तो वो बहुत आसान है निकालना। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे सलमान खान का टाइम? बड़ा आसान है। आप क्या करोगे, आप टाइम फॉर सलमान खान निकाल रहे हो तो सिंपली आप डिस्टेंस को उठाओगे 1 किलोमीटर और उसको डिवाइड कर दोगे स्पीड से। स्पीड हो जाएगी आपकी 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तो होगी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, इतना टाइम लगने वाला है। तो ये तो आया आपका 1 डिवाइडेड बाय 90 आवर्स। ये तो आया आपका सलमान खान का टाइम, कि इतने टाइम बाद में आपका सलमान भाई जो है वो क्या करने वाले हैं? ऐश्वर्या को पहुंचकर प्रपोज करने वाले हैं। और तुम्हें किसको जिताना है? तुम्हें अभिषेक को जिताना है। तो अब तुम्हें इतना एक्सेलरेशन लगाना है यहां पर कि टाइम जो है वो या तो 1 डिवाइडेड बाय 90 आवर्स हो या इससे भी कम हो।
इससे भी कम टाइम में तुम्हें अभिषेक को पहुंचाना है, तब जाके अभिषेक को जिता पाओगे। तो एक तरीके से हमें रेफरेंस मिल गया कि हमें इतना या इससे कम टाइम लेना है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में क्या क्या है। हमारे पास में डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर हो गया। ठीक है, थोड़ी सिचुएशन को आसान बना लेते हैं ऐसा यूनिट में। हमारे पास में स्पीड है इनिशियल कितनी, 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, 18 से 18 चला गया, 5 मीटर पर सेकंड, ये हमारी स्पीड हो गई। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है हमें बता दिया। टाइम कितना लेना है हमें, टाइम तो रेफरेंस हमें मिल चुका है कि हमें सर 1/90 आर, ठीक है, इतना हमें टाइम लेना है। 1/90 आर, इतना हमें टाइम लेना है। ठीक है सर, इसको भी तुम चाहो तो किस में कन्वर्ट कर सकते हो, सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हो। 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। डिवाइडेड बाय 90 करोगे, 0 से 0 चला गया, 40 सेकंड्स आ जाएगा, 40 सेकंड्स, है ना। 1 घंटे का मतलब क्या होता है 3600। ठीक है चलो सर, ये भी बढ़िया है, ये भी बहुत बढ़िया है। और अंत में तुम्हें क्या निकालना है, इसका एक्सेलरेशन निकालना है कि एक्सेलरेशन कितना हो। तो एस यू टी और ए ये किस इक्वेशन में आते हैं, सेकंड इक्वेशन के अंदर आते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन कहती है कि जो डिस्टेंस है मतलब 1000 मीटर, वो किसके इक्वल हो जाएगी, इनिशियल स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 40 प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन हमें निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 1600 हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बनी और इसको हमें क्या करना है यहाँ पर सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपका 5 × 40 मतलब 200। 200 को इधर ले जाओगे तो सिर्फ कितना बचेगा, 800 बचेगा। और इधर भी 1600 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 800 टाइम्स ए बचेगा। 800 से 800 चला गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 मीटर पर सेकेंड। इतना आपको एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड होगा, इतना आपको एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड होगा। इतने एक्सेलरेशन से अगर आपका अभिषेक चलेगा तब तो वो ऐश्वर्या को सलमान के बराबर, और इससे ज्यादा एक्सेलरेशन चलेगा तो सलमान से पहले प्रपोज कर पाएगा। तो कम से कम एक्सेलरेशन इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा हो तो बहुत बढ़िया। तो ये बस आपको कान में जाके बता देना अभिषेक के कि बेटा सलमान जीतने वाला है, ऐश्वर्या उसको फेवर कर रही है, तो इतना एक्सेलरेशन लगा या इससे थोड़ा ज्यादा एक्सेलरेशन लगा तब जाके तेरा बेड़ा पार होगा। तो अब ये जो क्वेश्चन था इसको भी आपने एज अ सैंपल देखा कि हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं सर, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, अच्छा क्वेश्चन है, वो ठीक है, वो एक अलग चीज है। ठीक है, बात तो सही कह रहे हैं। तो अब जो यहां पर आपको मैं क्या करूंगा, ये जो पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है, ये वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। इसमें 2 क्वेश्चन मैं और दूंगा आपको होमवर्क के, है ना, 2 क्वेश्चन और मिलेंगे आपको। आप और दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बट वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वो जेई लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है ना। हालांकि वो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है तो अब तो खैर नहीं पूछे जाएंगे डायरेक्ट, बट काफी कुछ सिखा देंगे आपको, है ना। तो वो 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पर दूंगा इस पीडीएफ के अंदर, जो पीडीएफ आपको मिलेगी वेबसाइट पर, और आप ट्राई जरूर करना उनको। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, अब देखो ट्रिक आपको पता पड़ गई, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसका यूज सिखाऊंगा कि कैसे हम इसका अलग अलग चीजों के अंदर यूज कर सकते हैं, भले ही वो रिवर प्रॉब्लम हो, भले ही वो आपकी रेन प्रॉब्लम हो, और भी मैं आपको इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स बताऊंगा। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच हो गई, है ना, बहुत सारी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आती है यार, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आती है जिनके अंदर आप रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर को तो मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा, क्योंकि चीज ऐसी है जिसको आपको सेटल डाउन करना है दिमाग के अंदर, है ना। तो आज के लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। होमवर्क एक बार जरूर ट्राई करना, और नेक्स्ट लेक्चर में तो मजा ही आ जाएगा आपको, ये मेरी गारंटी है। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।